अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रोमन लिटरेचर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने वर्जिल तक डिस्कस कर लिया था। अगर हम इस इरा में डोमिनेंट पोइट को देखना चाहें तो वो हमारे सामने वर्जिल आता है। जिस तरह से रेनेसां टाइम पीरियड में अगर हम डोमिनेंट राइटर को देखें तो वहाँ पर शेक्सपियर है। उसके बाद अगर हम देखें पोइट, यहाँ पर ओविड है, ये रोमन पोइट हैं और मेटामॉर्फोसिस इन्होंने लिखी है। 15 बुक्स लॉन्ग है ये। अच्छा, मेटामॉर्फोसिस की अगर बात करें जो कि एक एपिक पोएम है, ये है किस तरह की, इसमें किस तरह की बातें हैं। मैंने आपको बताया था ना कि रिलीजियस है, लेकिन थोड़ी सी अब आप देखें कि इसमें मिथिकल स्टोरीज़ भी हैं, हिस्टोरिकल भी हैं इसमें शामिल स्टोरीज़। जिस तरह से हम देखें ग्रीक मिथ्स की स्टोरी लिखा हुआ है, क्रिएशन एंड फ्लड स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ ऑफ ऑर्फिस एंड यूरिडाइस है, जेसन और मीडिया की स्टोरी है। इसी तरह बाकी भी अगर हम देखें तो इसमें जो है हिस्टोरिकल स्टोरीज़ भी आ रही हैं, जिस तरह जूलियस सीज़र की भी नीचे बात की गई है। अच्छा जी, ओविड जो है इसमें इसकी अगर मेन हम देखें क्या इसके इवेंट हैं तो उसमें ओविड जो है ये अपनी बैनिशमेंट यानी कि जलावतनी के लिए मशहूर था। इसे अपने वतन से निकाल दिया गया था। कब निकाला गया था? 8 BC में। अगस्तस जो किंग है उसने ओविड को निकाला था क्योंकि उसी की बेटी के साथ ये हम कह सकते हैं इमोरल रिलेशनशिप्स, अडल्ट्री को उसमें इन्वॉल्व था। और ना सिर्फ इसको बैनिश किया गया, इससे जलावतन किया गया, बल्कि उसकी बेटी को भी इसके साथ ही जलावतन कर दिया गया था। और बेटी का नाम क्या था? जूलिया। तो ओविड की ये हमने बात पढ़ी है कि उसने एपिक पोएम लिखी थी जिसमें उसने मिथिकल स्टोरीज़ भी हैं, हिस्टोरिकल भी स्टोरीज़ जो हैं लिखी हैं। मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको बताया था कि जो पोएम है वो ओविड ने लिखी है और मेटामॉर्फोसिस जो नोवेला है वो फ्रांज काफ्का ने लिखा है। अच्छा जी, ओविड की बैनिशमेंट का दूसरा इंसिडेंट हमने इसमें देखा और इसका जो है रिलेशन हमने देखा है कि अगस्तस की बेटी के साथ होता है, जिसकी वजह से इन दोनों को बैनिश कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम टैसिटस को देखें तो अब हम हिस्टोरियंस पे आ गए हैं। टैसिटस जो था वो एक हिस्टोरियन था, अगरचे वहाँ पर एक एम्परर भी टैसिटस था। और इसके मेजर वर्क्स को अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले एनल्स है। एनल्स में रिपब्लिक के खो जाने की बात की गई है, उसके ऊपर अफसोस किया गया है। और इस तरह से एम्पायर की बिगनिंग के बारे में भी बात की गई है। तो वो जो रिपब्लिकन्स थे उनका मैंने आपको बताया था, ये सेनेटर्स पर बेस जो थी एक गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, जिसमें अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी जो कि स्लेव्स, विमेन या अदर पर्सनस को जो है कुछ भी नहीं समझते थे, ये समझते थे कि वो खुद ही सब कुछ है। ठीक है, तो हमने देखा टैसिटस हिस्टोरियन है और द एनल्स इसकी बुक हमारे सामने आ रही है, जिसमें रिपब्लिक के खो जाने पर और जो नई वहाँ पर हुकूमत स्टार्ट होती है जिसे हम एम्पायर कहते हैं उसके बारे में बात करता है। उसके बाद हिस्टोरियन हमारे पास लिवी भी आ जाता है। इसने डिक्लाइनिंग मोरालिटी यानी कि इखलाकियात का गिरना, डिक्लाइन होता है ना ख़ात्मा, यानी कि इखलाकियात के ख़ात्मे पर हम कह सकते हैं इसने कमेंट किए। और इसके अलावा क्या है जी, जो रोम है उनकी मोरालिटी की डिक्लाइन पे इसने बात की है। अच्छा जी, लिवी जो है हिस्टोरियन है और अगर हम देखें तो इसने हिस्ट्री ऑफ रोम लिखी है, जिसमें इसने ना बादशाहों को ये खुश करने के लिए किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने बादशाहों को ऐसे ही दिखाया जैसे वो को खुदा की कोई नस्ल है। और इसके अलावा ये है कि इसने जब इस बुक को लिखा है तो इसमें इसने ट्रोजन वॉर के स्टार्ट में इसने स्टोरी बताई है ट्रोजन वॉर की, और स्टोरी एनीज की थोड़ी सी डिस्कस की है। उसके बाद एक कैटलॉग है जिसमें स्टोरी इसने रैमुलस एंड रैमस की डिस्कस की है। ये दोनों भाई थे और इन्होंने जो है कहा जाता है रोम की बुनियाद रखी थी। ठीक है, ऑल द मिथिकल स्टोरीज़ जो हैं उन्होंने बयान की। उसके बाद सिसरो को अगर हम देखें तो ये अपनी स्पीचेस के लिए मशहूर थे, यानी कि रोमन इरा में एक हिस्टोरियन को भी हमने डिस्कस किया, लिवी जिनका नाम है। और उसके बाद हमने इनकी किताब देखी हिस्ट्री ऑफ रोम है, जिसमें उन्होंने बादशाहों को खुश करने के लिए किताब लिखी थी। और उसके अलावा ट्रोजन वॉर का इसमें ज़िक्र किया गया। उसके अलावा स्टोरी रोमुलस और रेमस की डिस्कस की, जो दोनों भाई हैं। उसके बाद हम सिसरू को देख रहे हैं। सिसरू जो है ये अपनी स्पीचेस के लिए बड़े मशहूर थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप कह लें कि ओरेटर थे। ओरेटर से कहते हैं जो स्पीचेस करता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि इन्हें स्कॉलर और पॉलिटिशियन के तौर पर भी जो है जाना जाता है। और उसके अलावा क्या है जी, इन्होंने किताबें रेट्रिक पर लिखी और एक ट्रीटाइज भी लिखा फ़िलोसफी पर। इसकी जो स्पीचेस हैं वो अभी भी सर्वाइव हैं और 800 से ज़्यादा ज़ायद हम कह सकते हैं इन्होंने लेटर्स लिखे। और
जिसमें से आधे जो थे ना इन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखे थे। उसके बाद हम सेनेका को देखें तो सेनेका जो है ये स्टोइक फ़िलासफ़र था। रोमन इरा में जो फ़िलासफ़ी डोमिनेंट थी वो स्टोइक फ़िलासफ़ी थी। यानी कि दुःख का इज़हार नहीं करना आप लोगों ने, ये था स्टोइक फ़लसफ़ा। इसका बानी जो वो स्टोइसिज़्म फ़िलासफ़ी का, आप उसको जाकर एक दफ़ा देखिएगा और इसके ऊपर आपने थोड़ा-सा ना सेपरेट वर्क करना है कि आपने इसको इसको थोड़ी-सी ना 3 से 4 लाइन में आपने इसकी डिटेल देख लेनी है। यानी कि आप इमोशंस का इज़हार नहीं कर सकते, यही है। दुःख है आपको बेशक जो भी है ना, आपने एक इस्तकामत और एक सब्र का मुज़ाहरा करना है, ठीक है? और इसके बाद ये है कि जो सैनिका है ये हमारा ड्रामाटिस्ट था। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो सैनिका जो है ये कॉर्डोबा में पैदा हुआ। कॉर्डोबा असल में हिस्पानिया में है और स्पेन जिसे कहते हैं, स्पेन को हिस्पानिया भी कहते हैं। और इसके अलावा क्या है जी, रोम में फिर ये पला बढ़ा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी ट्रेनिंग जो है रेट्रिक और फ़िलासफ़ी में हुई। अच्छा, नेरो जो था ये उसका टीचर था, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जो है ना बड़ी, आप देखें तो दिलचस्प बात ये है कि नेरो जब एम्परर बना ना, जो इसका स्टूडेंट था, तो ये उसका एडवाइज़र बना। और उसी दौरान कई ऐसे शक और शुबात पैदा किए गए कि शायद ये जो है ना नेरो जो कि हुक्मरान बना है उसकी कॉन्स्पायरेसीज़ उसके ख़िलाफ़ कर रहा है, साजिशें कर रहा है उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़। हालांकि ऐसा नहीं था, ये ऐसे बात फैलाई गई थी, ये इनोसेंट था। और फिर जब इसे ये बात पता चली तो हम ये कह सकते हैं कि एक शर्मिंदगी के एहसास से या फिर इस एहसास से कि अब जो है मेरी मतलब इस तरह से इंसल्ट होगी। जब असैसिनेशन की बात हुई कि इसको असैसिनेट किया जाए, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, तो इसने उस गिल्ट में सुसाइड कर ली। और ये भी स्टोइसिज्म का मानने वाला था। अच्छा, अगर सैनिका को अगर हम देखें तो हम कब से पोइट्री को पढ़ते आ रहे हैं, हिस्टोरियंस को हमने देखा है, लेकिन अभी तक ट्रेजेडी नहीं सामने आ रही थी। तो ट्रेजेडियन का नाम अगर हम देखें तो सैनिका की ट्रेजेडीज़ इस रोमन इरा में मशहूर आ रही हैं। और इसने प्रोज़ वर्क भी लिखे थे जिसमें 1 डज़न एसेज़ थे और 124 लेटर्स थे डीलिंग विद मॉरल इश्यूज़। और इसके अलावा स्टोइसिज्म का मानने वाला था। अच्छा जी, इसकी ट्रेजेडीज़ जो फेमस हैं उनमें मीडिया है, थाइटीज़ है एंड फेडरा है। मीडिया जो प्ले था इसको किसी और ने भी लिखा था, ये भी आपने देख लेना है, एक दफ़ा सर्च कर लेना है। मीडिया जो स्टोरी थी वो एक औरत की स्टोरी थी जिसने क्या किया था कि अपने हस्बैंड को वो करने के लिए, उसे बदला लेने के लिए, जो कि उसने उससे बेवफाई की थी, वो पर हमने मीडिया और जैसन का देखा भी है ना। तो मीडिया जो है ये जैसन की वाइफ थी, ठीक है। इसने अपने बच्चों को खुद मार दिया था ताकि जो मेरे हस्बैंड ने मेरे से बेवफाई की है उसका उसे दुख हो, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। मैं जब उन्हें मारूंगी तो उसे दुख होगा, ठीक है। और हमने जो ऊपर बुक्स की कैटेगरी एक डिस्कस की थी उसमें हमने मीडिया को भी डिस्कस किया था ट्रेजेडीज़ में। अच्छा, सैनिका जो है इसने बाद आने वाले जो राइटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और हम देखते हैं कि जो शेक्सपियर को आप रेनेसां में पढ़ेंगे, वो सैनिकन ट्रेजेडीज़ को उसने पढ़ लिया था। किसी ने उसे गिफ्ट की बुक्स, तो उसने पढ़ा, क्योंकि वो ख़ुद तो यूनिवर्सिटी नहीं गया था। लेकिन हम ये देखेंगे जो सैनिका की ट्रेजेडी के रूल्स हैं वो एरिस्टोटलियन रूल से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की जो हमें बताई हैं चीज़ें उनसे उनके अगेंस्ट है। ये स्टेज के ऊपर ही ब्लड शेड को दिखाता है। रेट्रिक स्टाइल में लंबे लंबे डायलॉग स्पीचेज इसकी आ रही हैं। जिस तरह शेक्सपियर जो है वो उसके सॉलिलोक्वीज आप देखें तो बहुत लेंथी हैं। इस तरह से स्टेज क्राफ्ट की अगर बात करें तो शेक्सपियर भी ऑन स्टेज जो है वो ब्लड शेड और इस तरह के जो हम कह सकते हैं कि अग्रेसिव किस्म के इंसिडेंट है उनको दिखाता है। तो शेक्सपियर सैनिका को मानने वाला था, वो भी एरिस्टोटल के जो रूल्स हैं उनको जो है हम देखते हैं इस लिहाज से थोड़ा सा वायलेट करता है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।